अगर मैंने कहा है, उग्र होके कहा है, तो मेरा अधिकार है भाई, मेरा जमीन है। कोई अपना जमीन, अपनी बीवी, अपनी जोरू, कोई अपना बच्चा देता है क्या? नहीं देता है, तो हम कैसे दे दें? किसने अधिकार दिया कि वहां पे हाथ उठाने का प्रशासन को? किसने मारने का अधिकार दिया? जब आपको मारने का अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है, हाथ छोड़ने का अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा है, तो आप किस राइट्स की बात कर रहे हैं? ये निशा भगत में थप्पड़ नहीं चला है, ये पूरे आदिवासी समाज में थप्पड़ चला है और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। जिस तरीके से इन लोगों का जो व्यवहार था, जब मैं उस जगह में लेट गई तो इन लोगों का जिस तरीके से मारना या फिर कपड़े निकालना, मैंने कहा कि जमीन तो लूट ही रहे हो, हमारी अस्मिता भी लूट रहे हो, तो भाई मुझे भी लूट लो। राज्य की सरकार है, अगर वो नेमरा जैसे गांव को रातों रात चमका सकती है, तो ये जो 20-25 घर के जो लोग बेघर हुए हैं, उन लोगों को रहने का जगह कौन देगा? इन जैसे पदाधिकारी जो घूसखोर, जो काले लिबास में अपने पद को बेच देने वाले लोग, जो अपने ईमान को बेच देने वाले लोग, जो संविधान का मान नहीं रखने वाले लोगों को उनकी औकात दिखाने का काम, उनकी सही जगह दिखाने का काम ये केंद्रीय सरना समिति करेगी। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल होगा। मुझे लगा कि इतने सारे नेता हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग गए हैं तो बचाएंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे समाज के जो अगुवागण है, उन्होंने, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी ने चूड़ियां पहन ली है। मुझे यकीन नहीं था, आज कल मुझे यकीन हुआ। इस भ्रष्ट सरकार की वजह से आज हमें इतनी तकलीफें हो रही हैं, हमारे घरे तोड़े जा रहे हैं, हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं। अगर ये भ्रष्ट सरकार नहीं होता तो शायद हमारे साथ भी अन्याय ना हुआ होता। चीफ जस्टिस ने माना कि जितना भी वहाँ ऑफिसर्स है, सीओस है, नगर निगम आयुक्त है, रजिस्ट्रार है, इनके करप्शन के कारण ही ये 1301 केस नंबर है जो 11 दिसंबर को ऑर्डर हुआ, जिसके अगेंस्ट में वो 57 पॉइंट पर साफ साफ लिखा है कि इनकी वजह से ही, अगर ये करप्ट नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। अगर कहते हैं कि ये लोग हाईकोर्ट के आदेश को इतना मानते हैं, संविधान को इतना मानते हैं, तो फिर पेशा कानून 1996 अधिनियम आज तक लागू क्यों नहीं हो रहा है? आदिवासियों की ही जमीन, जल जंगल जमीन और उनके हर चीज पे, उनके अस्मिता पे क्यों वार किया जा रहा है? जो भी वहाँ के सीओ होंगे, जो भी यहाँ के नगर निगम के पदाधिकारी होंगे, सब पे टारगेट किया जाएगा और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इस सरकार को इन सब का मुआवजा भी देना पड़ेगा, इनको फिर से बसाना होगा। सभी अंचल के पदाधिकारियों को आज से रात से नींद नहीं आएगी, ये मेरा वचन है। हमारे जितने भी परिवार जो आज दुख भोग रहे हैं, उनके साथ हमारा केंद्रीय सरना समिति प्रखरता से खड़ा। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को मेरी जोहार है और सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार है। आज बहुत आदिवासी समाज में दुर्भाग्यपूर्ण जो समय बीत रहा है। आज आदिवासी समाज एक तो चौतरफा हमला से घिरा हुआ है, जल जंगल जमीन सब लूटी जा रहा है। अभी जो डीआईजी ग्राउंड का मामला है, कल आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जो आदिवासी समाज की बेटी, केंद्रीय सरना समिति की टीम, हम लोग पूरा गए थे और निशा भगत ने जिस तरह से प्रोटेक्ट किया गरीब लोगों के लिए, वहाँ बुलडोजर चल रहा था और उसमें बहुत सारे जो है वहाँ पर जितने भी रैयत है उसका घर तोड़ा जा रहा था और लोग बेघर हो गए थे। तो ऐसे में पूरी टीम हम लोग गए थे और उसमें से जो है निशा भगत जी ने वहाँ बुलडोजर को रोकने का अनुरोध किया और कुछ रुक भी गए थे और वो जा भी रहे थे। लेकिन वहाँ जो प्रशासन के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किया गया, केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय महिला अध्यक्ष को थप्पड़ मारा गया, उनको घसीटा गया, जिसको केंद्रीय सरना समिति भरसक निंदा करती है और घोर इसमें हम लोग निंदा करते हैं। और आदिवासी समाज काफ़ी आहत है कि जो आदिवासी का जो लीडर करने वाला, जो आदिवासी का अगुवा है, उसके साथ में मारपीट और थप्पड़ मारना, घसीटा जाना और बेइज्जत करना ये कहीं से भी समाज के लिए उचित नहीं है। अगर आपको कार्रवाई करना था तो एफआईआर तो आप कर ही दिए, कानूनी रूप से एफआईआर करने का था, आपने किया। लेकिन जो मान सम्मान जो आदिवासी बेटी के साथ में जो आप लोगों ने किया, इसका हम लोग समिति भरसक
निंदा करते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं, डीजीपी साहब से भी मांग करते हैं कि ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों को अविलंब बर्खास्त करें। चूँकि ये कानूनी प्रक्रिया है, तो आप कानून की तरफ से आप गए, आप इसमें FIR करें, वो ठीक था। लेकिन किसी भी सूरत पे हाथ उठाना, एक जो आदिवासी समाज का नेतृत्व करता है, जिसके चलते विगत आप लोगों ने देखा होगा कुर्मी आंदोलन पूरे झारखंड में, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, हम लोगों ने घूम करके लाखों संख्या का भीड़ में जो है वहाँ पर अपने समाज को बचाने के लिए हम लोग गए। और ऐसा उन लोग का कतई समाज स्वीकार नहीं करेगा कि जिसका जो लाखों संख्या में जो जिसका अनुयायी है, जिसको मानते हैं, ऐसे लोगों में यदि थप्पड़ मारना, ये निशा भगत में थप्पड़ नहीं चला है, ये पूरे आदिवासी समाज में थप्पड़ चला है और इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। यदि प्रशासन अविलंब दोषियों पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं किया जाता तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हो सकता है हम लोग झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे। धन्यवाद। निशा जी, आप इस विषय में बताएंगे कि कल जो घटनाक्रम हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। चूँकि लगातार झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए, या फिर जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही हूँ। चूँकि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला ये झारखंड राज्य लगातार संघर्ष कर रहा है। इस सरकार से कहिए या फिर इस संविधान के उन रखवालों से जो हमारे लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमारा ही आज शोषण ये संविधान के तहत आने वाले ये पदाधिकारी, यहाँ के राजनेता, यहाँ के सत्ताधारी लगातार कर रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण कल आपने देखा होगा कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और वहाँ के लोगों के द्वारा मुझे बुलाया जा रहा था, लेकिन व्यस्तम शेड्यूल की वजह से वहाँ नहीं जा पाई। और कल जब गई वहाँ पे तो देखा मैंने वहाँ का दृश्य बहुत ही मार्मिक था, बहुत ही गंभीर था। वहाँ के बच्चे रो रहे थे, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी एक एक कमाई का जोड़ा हुआ पैसे का उन्होंने मकान बनाया था। मकान बनाना सपना होता है, जीवन का सबसे बड़ा सपना। और हम जैसे जो यहाँ के बसिंदे हैं, आदिवासी चाहे मूलवासी बोलिए, सब एक एक रुपया जोड़ करके घर बनाया था उन लोगों ने। और ये सरकार जो कह रही है, ये प्रशासन जो कह रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, तो ये देखिए, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कुछ एक घरों के बस है, जो रैयतों का है, जिनके पास में मोटेशन पेपर है, यहाँ के सीओ ने मोटेशन किया, यहाँ के सरकार का, यहाँ के संविधान के तहत आने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी देखें कि किस तरीके से नगर निगम में उन्होंने नक्शा पास करवाया है, किस तरीके से उनका जमीन का एक एक रसीद काटा हुआ है। अगर संविधान में विश्वास रखता है, अगर नियमावली में विश्वास रखता है, अगर पदाधिकारियों में ये जनता विश्वास रखता है, तो जनता का जो दुख है, जनता का जो दर्द है, उसको कौन खत्म करेगा? ये चिंता का विषय है कि अगर आज घर टूट रहा है तो कहाँ है वो राजनीतिज्ञकार लोग जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए थे और जनता का विश्वास जीतने के बाद जनता को आज इतनी कड़ाके की जो ठंड है उसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी आज प्लास्टिक का समझ लीजिए टेंट बना करके वो आज अपना घर नहीं टूटने का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे झारखंड राज्य का कि लगातार पुलिस बल का इस्तेमाल कर हमें दबाया जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है। जो कि मैंने कल कहा कि जिस तरीके से इन लोगों का जो व्यवहार था, जब मैं उस जगह में लेट गई तो इन लोगों का जिस तरीके से मारना या फिर कपड़े निकालना, मैंने कहा कि जमीन तो लूट ही रहे हो, हमारी अस्मिता भी लूट रहे हो, तो भाई मुझे भी लूट लो। यही बचा है कि हमारे पूरे झारखंड में आज जो हालात रहे हैं काफी दुखदाई है। एक तरफ
हम अपने जमीनों के लिए लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ हम अपने समाज की रक्षा के लिए लगातार अपना धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ देख लीजिए कि क्यों हम आदिवासियों के साथ ही इतना ज्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप देखिए कि जो चतरा गई थी, इससे पहले भी चतरा गई, एक दिन पहले चतरा गई थी, वहां पे माइनिंग जो है, पत्थर माइनिंग को बंद नहीं कराया गया। कितना इस सरकार का प्रेशर है, दबाव है कि किस तरीके से माफियाज जो है, चाहे बालू माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे पत्थर माफिया हो, लगातार हमें शोषित कर रहे हैं। वहां महज 20 मीटर में स्कूल है, बच्चों का स्कूल, वहां घर है, उसको भी उन लोगों ने पुनः चालू कर दिया। जिस दिन मैं गई उस दिन डर से प्रशासन बंद करवाया, लेकिन मेरे वहां से जाने के बाद तुरंत वहां चालू करा दिया गया। जबकि वहां सीओ साहब आए थे, ये लिख के गए कि वाकई इस माइनिंग क्षेत्र के अंतर्गत ही आ रहा है कुछ घर, और वहां पे सरना स्थल है और यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग है। उसके बावजूद इस सरकार में जनता का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एक उम्मीद था, इस भारत देश का न्याय का मंदिर में विश्वास था, लेकिन वहां पे भी इन कागजातों को भी सही नहीं ठहराया जा रहा है। तो फिर ये जो नगर निगम का जो ये पेपर्स है, या फिर उनके जो मोटेशन किए हुए पेपर है, उनकी जो रजिस्ट्री की हुई पेपर है, उनका जो रसीद कटाने का पेपर है, तो ये क्या है? कहाँ छल हो रहा है हमारे साथ? ये झारखंड किस कगार में जा रहा है? क्यों हमें शोषित किया जा रहा है? इस बात का दुख है मुझे। इस बात का दुख नहीं है कि मुझे मार दिया गया, मुझ पे केस कर दिया गया, मुझे इसका दुख नहीं है। मुझे दुख है हमारे लोगों का, जिनका घर उजड़ गया, जिनका जमीन छिना गया, उनको जो बिना मुआवजा दिए हुए ये सरकार जो अधिग्रहण कर ली, कौन इसका जिम्मेदार है? पूछता है यहाँ का जनता। और केंद्रीय सरना समिति प्रखरता से इस पर कार्रवाई करेगा, और अगर वाकई इस झारखंड राज्य में आदिवासियों के और यहाँ के मूलवासियों के हितैषी हैं, तो यहाँ की जनता को विपक्ष का काम खुद ही करना होगा। मैं कल भी बोली, मार खाते खाते बोली कि यहाँ की जनता ने जिनको वोट दिया और जो जनता के हितैषी बनते हैं, वो कहाँ है? जब इस भारत देश में सभी धर्मों को, सभी लोगों को समान का दर्जा दिया गया है, तो फिर आज हमारे आदिवासियों के साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? ये दुर्भाग्य का विषय है। आप वहाँ पर आंदोलन करने के लिए गए, वहाँ के रैयतों के साथ खड़ी हुई, आपके साथ कितने संगठन थे, और जो आदिवासी के शुभचिंतक कहे जाते हैं, वो अगवा नेता कहे जाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूंकि हमारा आदिवासी समुदाय कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है, लगातार अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ते लड़ते, जमीन का लड़ाई लड़ते लड़ते, और कल जो जहाँ पे मैं गई थी, वहाँ केंद्रीय सरना समिति के द्वारा, केंद्रीय सरना समिति के संगठन के सभी मेंबर्स के द्वारा वहाँ पर मैं पहुँची थी, और वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने हमें वहाँ बुलाया था। और अब जो सिचुएशन रहा वो आप लोगों के सामने है, समक्ष में है, कि हमने कहा कि बुलडोजर रोक दो, उन्होंने बुलडोजर रोक दिया। वो बुलडोजर को मैंने कहा वापस करो, वो बुलडोजर वापस ले रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वहाँ पे प्रशासन के द्वारा, वो आप लोगों के समक्ष में और पूरे झारखंड वासियों के समक्ष में, भारतवासियों के समक्ष में ये पूरा परिदृश्य जो है, जो बर्बरता है, वो दिखाई दिया है। ये मैं नहीं, ये यहाँ झारखंड की जनता जो कि मुझसे प्यार करते हैं और यहाँ रहते हैं, जिनके लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ, जिनके लिए मैं लड़ रही हूँ, वो निर्णय करेंगे कि इसका क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा जो संघर्ष है, ये ना प्रशासन मुझे रोक सकती है, ना यहाँ के राजनीतिक तंत्र रोक सकते हैं। मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मेरी जहाँ ज़रूरत होगी, हमारे
आदिवासियों को, हमारे मूलवासियों को, मैं उनके लिए वहाँ पे खड़ा रहूंगी और हमारा केंद्रीय शरणार्थ समिति खड़ा रहेगा और लगातार हम जल जंगल जमीन और अपना अस्तित्व को बचाने का काम करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि ये 20 साल की काली रात के बारे में पढ़िएगा। पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने आदिवासी अस्मिता के बारे में, हमारे विकास के बारे में, हमारे बारे में काफी गहराई से लिखा है। इन्होंने बताया है कि कैसे हमें छला गया, कैसे हमें ठगा गया, हमें किस तरीके से धोखे में रखा गया। अगर सरकार चाहती तो हमें शरणार्थ कोड दे सकती थी, पेशा अधिनियम कोड, जो पेशा अधिनियम 1996 लागू कर सकती थी। चाहती तो CNTSPT एक्ट का लगातार जो उल्लंघन हो रहा है वो रोक सकती थी। समता जजमेंट है उसका सम्मान करती और शरणार्थ कोड लागू करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो कर सकती थी। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों के जो परिप्रेक्ष्य में जो लिखा गया कि हम जाति उसी में होती है, हिंदू समुदाय में, हिंदू धर्म में जाति होती है और हिंदू धर्म के अंतर्गत हमें निचले पायदान पे रखा गया। बेहद गरीब पिछड़ा आदिवासी के रूप में हमें आदिवासी का एक टैग तमगा थमा दिया गया। लेकिन जो 1961 की जनगणना के बाद हमारा जो धर्म कॉलम हटा दिया गया, इसीलिए हमारे आदिवासी कभी हिंदू लिखते हैं तो कभी अन्य में लिखते हैं। हमें दिग्भ्रमित किया गया। हमें जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब कहा जाता है हम सब भाई भाई, तो आदिवासी को छोड़ दिया गया। इस दर्द को महसूस करते हुए पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलते हुए, भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चलते हुए मैंने प्रण लिया है कि हम झारखंड को बचाएंगे, हम अपने जल जंगल जमीन को बचाएंगे, अपनी अस्मिता को बचाएंगे, अपनी माटी को बचाएंगे। जय जोहार, जय झारखंड, जय शरणार्थ, जय आदिवासी। निशा जी, आप बोली कि आप ऐसे कम शेड्यूल था, आप जब पहुंची, मैं शायद थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करती हूँ, आप देख पाएंगे। आपने कहा कि जब आप पहुंची तो आपने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी, रो रहे थे बच्चे थे, महिलाएं थी। तो ये 5 दिन का ये पूरा था, तो आपको पहले ये दर्द जो कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि पहले आप कहाँ थी, आपको पहले जाना चाहिए था, तो शायद ये स्थिति उस वक्त रोक ही जा सकती थी। मैं इस बात को कल महसूस की कि शायद मैं पहले दिन जाती तो शायद ये प्रकरण होने नहीं देती। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ना प्रशासन में वो हिम्मत होती, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में। हमारी जमीन, हमारी माटी, हमारे पास पेपर, तो हम कतई टूटने नहीं देते। इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। मैं बहुत रात में मैं किसी से बात नहीं कर पाई कि इस पीड़ा से कि मुझे शायद पहले जाना चाहिए था, मुझे पहले रोकना था। मैं इसलिए नहीं जा पाई कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मेरा शेड्यूल, मैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए ही बिजी थी। अपने निजी जीवन जीने के लिए मेरे पास ना समय है, ना फुर्सत है, ना मैं जीना चाहती हूँ। मैं अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में अपना पूरा योगदान अपने आप को दे दिया है। जहाँ जिस जगह में मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आप देख रहे हैं चतरा कभी बुलाया जा रहा है, कभी हजारीबाग, तो कभी रामगढ़। तो इस तरह से आपने देखा कि मुंडन का कार्यक्रम भी था। मुंडन के कार्यक्रम के दिन मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था। इत्तेफाकन मुझे लगा कि इतने सारे नेता हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग गए हैं तो बचाएंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे समाज के जो अगुवागण हैं उन्होंने, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी ने चूड़ियाँ पहन ली है। मुझे यकीन नहीं था। आज कल मुझे यकीन हुआ कि काश मैं पहले अगर गई होती तो मैं एक घर नहीं टूटने देती। मुझे पूर्ण विश्वास था अपने इस प्रकृति देवता में, अपने पूर्वजों में। मुझे विश्वास है कि आगे आइंदा आने वाला ऐसा कुछ घटना होगा तो मैं प्रायोरिटी ऐसे पहले उनको दूंगी जिनको मेरी ज़रूरत है। मुझे लगा था कि हमारे लोग लड़ना सीख रहे हैं, लड़ लेंगे, बचा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है मुझे और संघर्ष करना होगा, अपने लोगों को और जगाना होगा ताकि वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाए। निशा जी, जो अधिकारी हैं जिन्होंने डिमोटेशन किया, नगर निगम ने नक्शा पास किया, ऐसे अधिकारियों पे क्या FIR आप लोग करेंगे? बिल्कुल, केंद्रीय शरणार्थ समिति इस पेपर के माध्यम से, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं उसके माध्यम से, जो भी वहाँ के CO होंगे, जो भी यहाँ के नगर निगम के पदाधिकारी होंगे, सब पे टारगेट किया जाएगा और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और इस सरकार को
इन सब का मुआवजा भी देना पड़ेगा, इनको फिर से बसाना होगा। ये केंद्र सरना समिति ने प्रण लिया है। हमसे जो गलती हुई कि हम पहले नहीं जा पाए, लेकिन अब हमसे जो गलती हुई है और इन जो कहा जाए तो इन जैसे पदाधिकारी जो घूसखोर, जो काले लिबास में अपने पद को बेच देने वाले लोग, जो अपने ईमान को बेच देने वाले लोग, जो संविधान का मान नहीं रखने वाले लोगों को उनकी औकात दिखाने का काम, उनकी सही जगह दिखाने का काम ये केंद्रीय सरना समिति करेगी। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल होगा केंद्रीय सरना समिति की तरफ से। हाँ, जितने भी लोग यहाँ पे भुक्तभोगी हैं उनके लिए हम लोग संघर्ष का दौर जो है कि इसी के माध्यम से करेंगे। निशा जी, आप फिर से वहाँ जाएंगे क्या? कल आपको बॉन्ड पेपर लेकर छोड़ा गया है, कहा जा रहा था कि और आप जाएंगे तो सीधे जेल। बिल्कुल, मैं जेल जाने से नहीं डरती, लेकिन जो अब बात रह गया है कि ये लोग जिस तरीके से तोड़ चुके हैं, पूरा घर तहस नहस हो चुका है। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं सभी को जेल भेजने का काम करेंगे। ये हमें क्या जेल भेजेंगे, इस देश के मूल मालिक हम लोग हैं और हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। इसका जो संविधान के तहत जो हमारे लिए ये कर्मचारी रखे गए हैं, वो उन कर्मचारियों को बताने की अब समय आ गया है। चाहे यहाँ के डीसी हो, चाहे यहाँ के सीओ हो, चाहे यहाँ के पुलिस प्रशासन पदाधिकारी हो, सबको बताने का अब समय आ गया है कि हमारे साथ अब अत्याचार और शोषण करना बंद करें। और इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले किसके लिए है ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट किसके लिए है, ये प्रशासन पदाधिकारी किसके लिए है, जनता के लिए। जब जनता ही खुश नहीं है तो अगर जनता इसका पलट के वार करेगी तो इनको कितना तकलीफ होगा, ये इनको बताने का काम ये केंद्रीय सरना समिति करेगी। मैं मानती, लेकिन हमारे लिए ही कोर्ट है, ये न्याय का मंदिर है और न्याय के मंदिर में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए था। कम से कम कुछ दिन रुकना था, जांच करना था, जांच के बाद जो भी निर्णय लेते वो निर्णय को हम लोग एक्सेप्ट करते, लेकिन सभी के सहमति से। इसीलिए लगातार कहते हैं कि ग्राम सभा होना चाहिए। बिना ग्राम सभा के आज ये जमीनें जो छीनी जा रही हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा जो कस्टमरी लॉ है उसको अगर इस 5th शेड्यूल के तहत अगर लागू किया जाता, पेशा अधिनियम 1996, तो किसी के माई का लाल में इतना औकात नहीं होता, किसी पदाधिकारी में इतनी औकात नहीं होती कि हमारी 1 इंच भी जमीन वो लोग एक्वायर कर लेते। लेकिन दुर्भाग्य है हम आदिवासी लीडरों का, जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया है, जिन्होंने अपना कहा जाए तो अपना कुर्सी बचाने के लिए हम सभी को दरकिनार कर दिए हैं और अपने जो भी पार्टियां हैं उनके गुलाम और चमचे बन करके बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य है इस बात। उस अंचल को क्या कहना चाहेंगे जिस अंचल के माध्यम से इतनी सारी आज जो लोग झेल रहे हैं, उस अंचल के बारे में, बड़गाई अंचल? उस बड़गाई अंचल की बात कीजिए, चाहे जो भी अंचल आएगा इसके तहत अंतर्गत, सभी अंचल के पदाधिकारियों को आज से रात से नींद नहीं आएगी, ये मेरा वचन है। हमारे जितने भी परिवार जो आज दुख भोग रहे हैं उनके साथ हमारा केंद्रीय सरना समिति प्रखरता से खड़ा है। निशा जी, झारखंड हाईकोर्ट का हवाला दे करके वहाँ बुलडोजर चल रहा है, 8 दिन से बुलडोजर चल रहा है। ऐसा नहीं लगता कि कल आपके जाने से सिचुएशन बदल गया था, आप लोग को लीगल वे में आगे बढ़ना चाहिए था? सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को वहाँ पर जिस उम्मीद से बुलाया गया था, अगर नहीं जाते तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा अनर्गल हमारे बारे में बयानबाजी की जा रही थी। वो आपको भी पता है कि हम किस लिए हैं। हम जनता की आवाज़ को अगर नहीं सुनेंगे, अगर जनता के पास नहीं पहुंचेंगे, अगर हमारे लोगों का दुख को नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। अगर मैं डर जाऊं कि अगर वहां पे हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का या फिर प्रशासन का या फिर कोई नेता का वहां पे अगर दबाव है, तो अगर मैं डर करके वहां नहीं जाऊंगी और अपने लोगों का बात को नहीं रखूंगी तो फिर कैसे हम जन के प्रतिनिधि बन सकते हैं। हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाज का, समाज के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं और हम जनता के बीच में, उनके बुलाहट में, उनके दुख में, उनके दर्द में जरूर जाएंगे और किसी भी सिचुएशन में लड़ने के लिए जाएंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट। लग रहा है कि वो लीगल वे में था। जिस तरीके से मैंने आवाज उठाया, तो किसने अधिकार दिया कि वहां पे हाथ उठाने का प्रशासन को? किसने मारने का अधिकार दिया? जब आपको मारने का अधिकार नहीं है, राइट्स नहीं है, हाथ छोड़ने का अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा है, तो आप किस राइट्स की बात कर रहे हैं? अगर मैंने कहा है, उग्र होके कहा है, तो मेरा अधिकार है भाई, मेरा जमीन है। कोई अपना जमीन, अपनी बीवी, अपनी जोरू, कोई अपना बच्चा देता है क्या? नहीं देता है, तो हम कैसे दे दें? आपको भी कोर्ट जाना चाहिए।
देखिए, हम कोर्ट गए, हमारे लोग गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं गए हैं। हमारे लोग कोर्ट गए और कोर्ट के माध्यम से इस पेपर को भी दरकिनार किया गया। इसी वजह से हमें जाना पड़ा कि काश अगर कोई बल लगा सकते हम तो रोक सकते हैं, तो कुछ समय मिल सकता है कि हम कुछ और प्रोसेस कर ले। हम इसलिए गए थे, उनकी उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए गए थे, उनका आंसू पोंछने गए थे। हमारा दुख जो दिखा कल, उनका दुख देख करके हम पसीज गए थे, जो कि हमारा आक्रामक रूप आपको देखने को मिला। अभी भी 2-4 घर टूटने बाकी हैं, क्या उनको बचाएं? अगर शर्म बची होगी इन लोगों में तो कुछ समय के लिए 2 घर को कम से कम छोड़ देंगे। और इस सरकार को अगर जनिक सा भी लज्जा आती है कि यहाँ के आदिवासियों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो शायद 2 घर बच जाएगा, तो दो घरों का जो अरमान है वो नहीं टूटेगा। मुझे लगता है कि 2 घर है जो बचा हुआ है या 3 घर बचा हुआ है, वो मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान में लेते हुए स्टॉप कर देना चाहिए। अगर ये न्याय का मंदिर अगर वाकई जनता के लिए है तो न्याय का मंदिर को भी अविलंब स्टॉप करवा देना चाहिए था। मुझे लगता है कि इतनी बुलंदी से आवाज पहले उठाई जाती तो जरूर रुकता। उसके लिए मेरा समाज एक्शन लेगा, उसके लिए मुझे एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। कितना एक्शन लूंगी मैं? अभी लगातार जो है लगातार लड़ाइयाँ चलते रहेंगी। तो किन किन से लड़ाई मैं लड़ूंगी? मेरा समाज लड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि समाज लड़े। एंजल, आप क्या कहेंगे इस पे? जी बेशक, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश। और आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरह से बर्खास्त करने के लिए बनाया है। अभी आप देख रहे होंगे कुछ समय से जो चल रहा है डीआईजी ग्राउंड में, वो बेशक बहुत ही घटिया तरीके से प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है। अगर इन्हें बुलडोजर चलाना था तो पहली बात मैं इन पेपरों के बारे में बात करना चाहूँगी कि अगर इनके पास जो लीगल पेपर है, जिनके बदौलत अगर ये बात कर रहे हैं, इनके पास ये लीगल पेपर है, तो वो किस बेसिस पे काम कर रहे हैं? ठीक है, मैं हाईकोर्ट का जो भी आदेश है मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन जो लोग मोटेशन फाइल कर रहे हैं, हमेशा टैक्स भर रहे हैं, तो वो किस चीज का टैक्स भर रहे हैं? इसका जवाबदेही कौन देगा? अगर मैं यही कहती हूँ, अगर हमारी जो राज्य की सरकार है, अगर वो नेमरा जैसे गांव को रातों रात चमका सकती है, तो ये जो 20-25 घर के जो लोग बेघर हुए हैं, उन लोगों को रहने का जगह कौन देगा? आपके अधिकारियों द्वारा, आपके पदाधिकारियों द्वारा तो इनका पैसा लिया गया है, टैक्स भरा गया है, हर चीज का पैसा भर रहे हैं ये। जब जमीन बेची गई तो आप किस तरह से उसको बेच दिए? किस तरह से उसका पेपर रेडी करके दे दिए? पूछती हूँ मैं। और मैं यहाँ के सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि जितने लोगों को आप इस ठंड के मौसम में घर से बेघर किए हैं, उनका पहले रहने का जगह आप पहले डिसाइड करते, उसके बाद इन लोगों का घर तोड़ते, तो आपको कहीं ना कहीं से सम्मान ही मिलता। लेकिन आपने ये चीज को नहीं चुना, सीधा जाके उनका घर पे बुलडोजर चला दिया। ये बहुत ही बेहद खराब काम किया है आपने। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये जो हाईकोर्ट का जो पेपर है, उसमें जो 57 जो पॉइंट है, इसमें ये भी लिखा गया है कि इस न्यायालय का यह भी मत है कि राजस्व अधिकारी द्वारा किराया रसीद जारी करने और गैर भार प्रमाण पत्र जारी करने या मानचित्र की स्वीकृति देने के संबंध में जो निर्णय लिया गया है, उसके संबंध में अगली सुनवाई की तारीख पर एक या दूसरे अधिकारी की संलिप्तता के बारे में उचित आदेश पारित किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी चीजें दोबारा ना हो। अब मैं बताती हूँ कि ये पेपर है 11 दिसंबर 2025 का। तो इन लोगों को भी पता है कि इन लोगों के तरफ से गलती हुई है, हाईकोर्ट से भी गलती हुई है, तो इस चीज को ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और जब गलती हुई है तो उसको सुधारना चाहिए था, ना कि किसी का घर उजाड़ना चाहिए था। और घर उजाड़ने से पहले इन लोगों को जगह देना चाहिए था। और कल जो थप्पड़ हमारी आंदोलनकारी बहन पे पड़ा, ये सिर्फ इन पे नहीं पड़ा, ये पूरा आदिवासी समाज पे थप्पड़ पड़ा है। और जिस तरह इन लोग आज के समय में भी अगर कहते हैं कि ये लोग हाईकोर्ट के आदेश को इतना मानते हैं, संविधान को इतना मानते हैं, तो फिर पेशा कानून 1996 अधिनियम आज तक लागू क्यों नहीं हो रहा है? आदिवासियों की ही जमीन, जल जंगल जमीन और उनके हर चीज पे
उनके अस्मिता पे क्यों वार किया जा रहा है? आदिवासियों की जो अस्तित्व है उस पे क्यों वार किया जा रहा है? आदिवासी समाज अब जागरूक हो रहा है, अब नहीं झेलेगा। सबको आज अपना हक और अधिकार पता है और सब पेपर के साथ सामने आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस पे कौन फर्जी लोग जीतते हैं या जिनके पास लीगल पेपर है वो लोग जीतते हैं। धन्यवाद। रवैया और प्रशासन का रहा या तो फिर कैसे हाई कोर्ट का जो ऐसा फरमान है जो कि हमारे लोग त्रस्त हैं, तो जो त्रस्त लोग हैं, जो रैयती लोग हैं, आइए उनसे उनके बारे में जानेंगे कि उनका दर्द क्या है। आप भी महसूस कीजिए कि किन के लिए आपकी आदिवासी बेटी लड़ने गई थी। मैं मारिया ग्लोरिया खुजूर वहाँ की एक रैयत की खरीदार हूँ और हमारा ये सारा पूरा जो प्रबंधन होता है एक ज़मीन खरीदने के लिए, वो सारा कुछ हमारे साथ डॉक्यूमेंट है। ये हमारा सारा परमिशन का पेपर है। थोड़ा सा आगे परमिशन हुआ, LRDC का जितना भी प्रक्रिया चलता है वो सारा हुआ। उसके बाद रजिस्ट्री हुआ, ये डीड हमारे हाथ में है। उसके बाद में करेक्शन स्लिप है। उसके बाद हमारा ये रिसीट इशू हुआ है। ये हमारा जो रिसीट है ये आपका 2026 तक का इशू हो गया है। अभी जब हमारे पास जो ये नोटिफिकेशन आया था, हमारे दरवाजे पर जो चिपकाया गया था नोटिस, उसके आधार पर हमें वो जगह खाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन हमारा कहना है कि ये जो हमने अभी तक जो 2026 तक का लगान जो सरकार को पे किया है, तो ये किस खाते में जा रहा है? अगर आपके पास, आप अपनी ज़मीन के लिए, मैं रिम्स से सवाल करती हूँ कि अगर रिम्स के पास ये ज़मीन है तो आप मेरे को 2026 का रिसीट दिखा दीजिए ना। हम मान जाएंगे कि हम शायद गलत है तो हम पीछे हट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब तो ये होता है कि आपने सारी वहाँ की जो ज़मीन है, आप जो कह रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है, तो आपको आकर हमें दिखाना चाहिए अपना पेपर। और जैसा कि हमारा जब से ये केस चालू हुआ है तो हमने हाई कोर्ट का रुख किया था और हमें पता चला कि 1963-64 में जो नोटिफिकेशन इनको हुआ था उसमें 12 नंबर जो प्लॉट है उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। और जो 11 नंबर का है वो पार्ट है थोड़ा सा जो बचता है, कुछ उसके नोटिफिकेशन में आता है। उसके बाद 14 नंबर का पार्ट है वो भी कुछ आता है, और फिर है 16 नंबर, फिर 18 नंबर आता है। तो इसमें तो 12 नंबर का कहीं भी जिक्र नहीं है। और वो पाबरेन बाड़ा का जो ज़मीन है, यहाँ पे उनका रसीद है, ये पाबरेन बाड़ा का जो ज़मीन है, अगर मान लीजिए आपके नोटिफिकेशन में आता ही नहीं है तो आपने उसे कैसे उसमें बने घर को गिरा दिया। और दूसरी बात कि जितने भी हमारे चीफ जस्टिस हुए, और नहीं सॉरी, कि हमारा जो 1301 का जो अभी जो हमने हाईकोर्ट में फाइल किया था PIL, उसमें चीफ जस्टिस ने माना कि जितना भी वहाँ ऑफिसर्स है, COs है, नगर निगम आयुक्त है, रजिस्ट्रार है, इनके करप्शन के कारण ही ये 1301 केस नंबर है जो 11 दिसंबर को ऑर्डर हुआ, जिसके अगेंस्ट में वो 57 पॉइंट पर साफ साफ लिखा है कि इनकी वजह से ही, अगर ये करप्ट नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। और उसके बाद देखिए हमारा जो केस नंबर था, हमने PIL जो दायर किया था, हमारे एडवोकेट ने भी साथ बिल्कुल जज से कहा कि अगर आप स्टे लगा देते, फिर ये टाइटल चेक करते, तो हम यूं ही वो ज़मीन छोड़ देते। लेकिन वो ना अपना कागज़ दिखा रहे हैं और ना हमारा कागज़, तो हम कैसे मान लें कि ये उनके अधीन का है। और हमारा जो इतना डॉक्यूमेंटेशन है जो अप टू डेट है, इवन 2026 तक का हमारा लगान हमने उनको जमा कर दिया है, तो वो कैसे हमें कहते हैं कि आप इलीगल हो। और दूसरी बात कि ये जो हमारा DIG ग्राउंड है, वहाँ ना ही कोई बाउंड्री वाल है, ना रिम्स का कोई जगह दिखाई देता है, ना कोई डॉक्टर्स कॉलोनी है, इवन एक बाउंड्री वाल नहीं है, तो वहाँ वो कैसे उसे अपना परिसर मान लेते हैं। और दूसरी बात कि हमारे वो जो DIG ग्राउंड है, और अगर उनका था तो उन्होंने आज तक बाउंड्री वाल क्यों नहीं किया, अपना कब्जे में क्यों नहीं लिया। और वहाँ पे देखिए हमारे भगवान बिरसा मुंडा का स्टेचू लगा हुआ है, अखाड़ा है, धुमकुड़िया है, मसना है, इनको नहीं तोड़ा जा रहा।
यहाँ पे बुद्ध पार्क बना हुआ है और मंदिर है, उनको नहीं तोड़ा जा रहा है। मेरा कहना है कि क्या हमारा जो वहाँ हमारे इतने मेहनत की जो जीवन भर की कमाई से हमने एक घर बनाया, वो हमारा घर एक मंदिर नहीं है। ठीक है, ये सब जितने भी हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, इनको आप बचा रहे हैं, तो क्या हमारे झारखंड के जो लोग हैं उनको आप नहीं बचा सकते? हमारा कहना है कि अगर आपका ये प्रॉपर्टी है, आपकी जितना भी वहाँ पर अधिकृत जमीन है, आप उसका सबसे पहले आप मापी करते, नाप करके निकालते कि वाकई हमारा जो ज़मीन है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। उसके बाद आप हमारे पास आते और आप अगर सारे कागजात लेकर आते और हमारे इस कागजात की काट करते, तो हम जरूर मान लेते कि शायद हम गलत हैं और हम ये ज़मीन छोड़ देते। जोड़ दीजिए इसमें। मेरा कहना है कि जब हमारे पास ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट्स हैं जमीन से अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम है फुलजेंसिया किंडो। मेरा कहना है आप लोग के पास कि मेरे पास जब इतने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, सब कुछ क्लियर है, तो आज ये दिन हमको देखने को क्यों मिल रहा है? हमारे ये सब ऑफिसर्स कहाँ गए और कहाँ से मेरा ये सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमको मिला, पास हुआ? और इतने अभी टोटल मेरा मतलब 6 साल हो रहा है वहाँ रहना। हालांकि बहुत पहले ही 2004 में ही ये ज़मीन मैंने खरीदा है, लेकिन ये कुछ कारणवश हमने देरी से ही घर बनाया और अभी 5-6 साल कंप्लीट हो रहा है। रजिस्ट्री कब करवाए थे? रजिस्ट्री 2004 में। और लिए कब थे? हाँ, लिए कब? वही 2004 में ही लेने के बाद ही। पावर ऑफ अटर्नी दिख रहा है प्रकाश कुजूर के नाम से। हाँ, तो उन्हीं का ही है, उन्हीं का ये उन्होंने ही दिलवाया था। तो पावर ऑफ अटर्नी ले लिए थे ना, कोकर मौजा में जो मालिक है, तो उसके बाद आप लोग प्रकाश कुजूर से आप लोग लिए थे ना? हाँ, ठीक है, आगे मेरा नाम ग्लोरिया कंडुलना है। ये दोनों दीदी ने सब कुछ बता दिया है। मेरे पास भी सब ओरिजिनल पेपर तो है। क्यों परमिशन हुआ, क्यों रजिस्ट्री हुआ, क्यों ऑनलाइन रसीद कटा, तो ये रसीद कटा तो उसके अनुसार सब ओके है, तो हम भी ओके हो गए। 2003 में हम जमीन लिए, 4-5 में रजिस्ट्री हुआ होगा। स्टडी नहीं किए हैं, स्टडी करने का नौबत नहीं आया। तो 2008 में करकट का घर बनाए। उसके बाद अभी फिलहाल में कोरोना में हम शुरू किए, तो उस समय बिल्डिंग बनाए, रहे भी नहीं, धंस दिया। इतना ही काम है। आगे क्या करेंगे आप लोग? मैम देखिए, ये जो कल की जो घटना है, देखिए इतने दिन से मतलब 3 तारीख को जो उन्होंने हमारे दरवाजे पर जो नोटिस चिपकाया है, वो पुराने रिम्स के किसी केस नंबर के सिलसिले में, तो उस दिन से हम परेशान हैं कि मतलब शायद हमारे घर में ऐसा कुछ होगा। और ये जो झारखंड सरकार, रांची झारखंड प्रशासन और झारखंड हाईकोर्ट ने जो अपना दलील यहाँ पे पेश किया है, उसके आधार पे हमें दुख है। और उस दिन से लेकर आज तक, जबकि बुलडोजर अभी भी वहाँ चल रहा है, हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारे घरों पे चल रहे हैं, तो इस दिन तक किसी ने भी आकर, झारखंड के इतने मंत्री हैं, इतने नेतागण हैं, इतने सोशल वर्कर्स हैं, इतने हमारे आदिवासी बहुत सारे जो कमिटीज़ हैं, किसी ने भी आकर हमें आकर कोई सांत्वना दिया और ना ही कुछ नहीं दिया। और हम सोचते रहे कि सबके पास हमने नोटिस डाला कि हमारे यहाँ आइए, प्लीज़ आइए ना, हम लोगों को मदद कीजिए, हमारे कागजात देखिए, कोई हमें इसे देख ही नहीं रहा है। हम सब परिवार, हमारे घर परिवार के लोग, बच्चे और सारे लोग रो रहे हैं, और लेकिन किसी ने भी सुनने की कोई ये नहीं दिखाई। और कल हमारे अचानक से हमारी मैम निशा मैम वहाँ पर पहुँची, हम भी वहीं पे खड़े थे, हम अपने घरों को देख रहे थे तोड़ते हुए, अपने आंखों में आंसू लिए हुए। कल हमारी इस बहन का घर टूट रहा था, और मेरा तो पहले ही 2 दिन पहले ही टूट चुका, और मैं अपने बाकी सामान को जुगाड़ करने में लगी हुई थी। बहन का इनके बगल में है, इनका भी दोनों घर अभी बुलडोजर लगे हुए हैं। तो कल निशा मैम वहाँ पे आई, उन्होंने अचानक से आवाज़ हुई, हम वहाँ रो रहे थे, अब पता चला कि मैम आई हैं। हम लोग सारे उधर ही दौड़ पड़े और मैडम के साथ हो लिए, और हमें इतना अच्छा लगा कि चलो कोई तो हुआ,
जो हमें हमारी जो क्रंदन की जो आवाज़ है उन्होंने सुनी और वहाँ पे पहुँची। हम इनके साथ हो लिए कि चलिए मैम आप आ गई, और हमारे आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो मैं भी बयां कर सकती हूँ कि हमारी जो वहाँ स्थिति थी। लेकिन उन लोगों ने तब भी और इतनी जोर से इन्होंने आवाज़ लगाई हमारे पक्ष में कि सारे बुलडोजर्स 3-3 4-4 लगे हुए थे रुक गए। और अगर मान लिया मैं कहती हूँ अगर निशा मैम के साथ हमारे बाकी सारे जो नेता मंत्री अथवा जो समाज के सुधारक जो कहलाते हैं वो अगर वहाँ इकट्ठे होते तो वहाँ 3 बुलडोजर या 4 बुलडोजर या वहाँ जो प्रशासन लगी थी शायद वहाँ नदारद हो जाते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड में क्या निशा मैम ही हमारे लिए खड़ी है। इनको किस तरह से ये साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने एकदम बेदर्दी से उनको मतलब उनके कपड़ों को इस तरह कर दिया, इनके गाल में हाथ लगाने लगे। हम वहीं पे पड़े हुए थे, हमारे पर भी कुछ इस तरह का एक्शन हो गया। आप देख सकते हैं मेरी ये बाईं उंगली है, ये अभी भी आपको सूजन में पड़ा हुआ है। एक प्रशासन की महिला ने मेरे अंगुली को चश्मा से मैं इसमें पकड़ी थी, चश्मा कहीं कि मैंने चश्मे को उठाया और जैसे पकड़ी हुई थी उसने ऐसा मरोड़ लगाया, चश्मा तो टूट ही गया और ये अंगुली मेरा अभी यूं ही सूजन में पड़ा हुआ है। और बाकी उन्होंने बाल वगैरह भी खींचे, मैम का तो जो किया सो किया, लेकिन हम लोगों के हाथ ऊपर भी हाथ मैं कुर्ता पहनी हुई थी, मेरे सारे कुर्ते फाड़े गए और मैम लोग इधर सारे गिरे पड़े हुए थे, हम लोग सब जमीन पर, और वो लोग जैसे तैसे हम लोगों को मतलब लटका रहे थे ऊंचा उठा के। मैम का साड़ी बेतरतीब से इधर उधर, क्योंकि इज्जत भी वो नहीं देंगे हमें। मैं पूरे प्रशासन और हमारी सरकार से कहती हूँ, वह सरकार जो कहलाती है हमारे लिए, तो वो क्या हमारी आवाज़ आज तक इतने 8 दिनों से जो चल रही है वो सुनाई नहीं दे रही है उनको। हमें बड़ा दुख हुआ। सवाल है मैडम, निशा मैडम से एक सवाल है कि इन दिनों खबर आ रही है कि जिस जमीन पर बुलडोजर चल रहा है उस जमीन की रजिस्ट्री का जो खाता है वो मिल नहीं रहा है रजिस्ट्री ऑफिस में, और आप लोग इतने कागजात लेकर के बैठे हैं और फिर भी जो है तो मतलब तोड़ा जा रहा है। तो क्या मानते हैं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या आप लोग अपनी बातों को ठीक ढंग से कोर्ट में रख नहीं पाए और इसके कारण जो खामियाजा भुगतना पड़ा? सबसे बड़ी बात है कि इस झारखंड सरकार के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे फिर किसी भी विभाग के पदाधिकारी हो, आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कितनी धांधलियां हो रही हैं। हमारे पास पेपर्स भी रहते हैं ना जमीन का, उसके बावजूद आज के समय में इस सरकार में किसी और के नाम से लोग पेपर लेकर के आ जा रहे हैं और अपनी जमीन को भी अपनी आंखों के सामने कई लोगों ने लूटते हुए देखा है, छीनते हुए देखा है, और वही हाल आज इस सरकार में भी हो रहा है। न्याय का मंदिर जो है वो इस सरकार अगर कह देती तो क्या वो सुनते नहीं? सबसे बड़ी बात है कि जनता के परिप्रेक्ष्य में ही ये सब चीजें हैं। संविधान के अंतर्गत मैं सम्मान करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैं सम्मान करती हूँ न्याय का मंदिर का, मैं सम्मान करती हूँ हाई कोर्ट का, लेकिन क्या क्यों किसके लिए है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये जनता और ये प्रशासन किसके लिए है? ये सरकार अगर एक बार कह देती कि ये जो एविडेंसेस हैं, जो सरकार टैक्स ले रही है, जिस जनता से टैक्स ले रही है उसका इनके पास प्रमाण है, वहां पे भी प्रमाण है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये मान क्यों नहीं रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है तो किनकी ये गलती है? क्या यहाँ के पदाधिकारी जो है सीईओ चाहे फिर कोई जो संबंधित पदाधिकारी, क्या उन्होंने डिनाई किया हाई कोर्ट के पास में? एकदम भ्रष्ट सरकार का ये हम लोग जो है मुआवजा भी नहीं मिला। मतलब कहा जाए कि इस भ्रष्ट सरकार की वजह से आज हमें इतनी तकलीफें हो रही हैं, हमारे घरे तोड़े जा रहे हैं, हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं। अगर ये भ्रष्ट सरकार नहीं होता तो शायद हमारे साथ भी अन्याय ना हुआ होता। तो टेलर अभी तो हरमू धुरवा में कहा जा रहा है कि 3-4 जगहों पर अभी भारी अतिक्रमण को जो ध्वस्त किया जाए, वहां भी उतरेंगे आप? देखिए, इसके बाद अगर कोई भी रैयतों का घर तोड़ने का कोशिश करे, चाहे इस भारत देश का न्याय का मंदिर जिसका हम हृदय से सम्मान करते हैं, अगर उनका भी आदेश आएगा, अगर इस बार अगर सबके पास में रैयत अगर होंगे तो रैयतों का घर को बचाने का काम हम लोग प्रखरता से करेंगे, चाहे जेल भेज दे, चाहे जान ले ले, चाहे गोली मार दे, कुछ भी कर दे। इस बार अगर इस तरीके का हरकत करती है सरकार और सरकार की ही गलती की वजह से ये खामियाजा हमें भुगतने का जो सिचुएशन दिखेगा, तो
उस समय सबसे पहले मैं वहां पहुंचूंगी और मैं भी देखती हूँ कि बुलडोजर ये लोग कैसे चलाते हैं।